नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सामान्य भाषा विज्ञान के यूनिट 3 के वाक्य विज्ञान जो हमारा यूनिट 3 है, इसके दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। वो है वाक्य रचना के आधार और भेद, और है वाक्य के निकटस्थ अव्यय। तो हमने इसके दो टॉपिक्स पर एक वीडियो बना दिए हैं, जिसमें मैंने वाक्य के स्वरूप और आवश्यकताएं तथा वाक्य के प्रकार को कवर किया था। तो आइए हम देखते हैं वाक्य रचना के आधार और भेद को। भाषा की एक या एकाधिक ध्वनियों से अक्षर, अक्षर से शब्द और धातु, फिर शब्दों और धातुओं से व्याकरणिक रूप बनते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले ध्वनि मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द मिलकर पद का निर्माण करते हैं, पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, फिर वाक्य से प्रोक्ति बन के अर्थ स्पष्ट होता है। तो वही यहाँ बताया गया है। एक या एक से अधिक ध्वनियों से अक्षर, और अक्षरों से शब्द, धातु, और फिर शब्दों से धातुओं से व्याकरणिक रूप बनते हैं। एकाधिक व्याकरणिक रूपों के संयोग से विभिन्न पदबंधों की रचना होती है। इन्हीं विविध रूपों अथवा पदबंधों के मेल से वाक्य संरचना होती है। इस संरचना में निम्नलिखित 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला हमारा है पदक्रम या शब्दक्रम। पदक्रम को मैंने आपको वाक्य की आवश्यकता में भी बताया था, यहाँ भी देख लेते हैं। संसार की अनेक भाषाओं की वाक्यात्मक संरचना में पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया के विभिन्न व्याकरणिक रूपों अथवा पदबंधों से वाक्य की रचना होती है। इनका वाक्य में जिस क्रम से प्रयोग किया जाता है उसे पदक्रम या शब्दक्रम कहते हैं। चीनी आदि स्थानप्रद भाषाओं में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु अंग्रेजी, हिंदी आदि वियोगात्मक भाषाओं में भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इनमें वाक्य के पदों का स्थान या क्रम निश्चित होता है। जैसे हिंदी में प्रायः कर्ता पहले आता है, फिर उसके बाद कर्म आता है, फिर क्रिया अंत में आती है। इसके विपरीत अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया और फिर कर्म आता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा अंग्रेजी का क्रम दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं बालक विद्यालय गया, इसमें पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया और फिर क्रिया आया। उसी तरह बालक पुस्तक पढ़ा, बालक कर्ता है और वो जो काम कर रहा है कर्म, वो पुस्तक को पढ़ने का, और पढ़ता है तो वो क्रिया है। तो कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया है। उसी तरह अंग्रेजी में अगर हम देखें तो राम किल्ड मोहन, यानी राम ने मोहन को मारा। तो यहाँ पहले राम आ जा रहा है जो कि मारा यानी कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया आ रहा है, फिर कर्म आ रहा है। इसी प्रकार विशेषण, विशेष से क्रिया विशेषण, क्रिया आदि का भी निश्चित क्रम होता है। हिंदी में सामान्यतः विशेषण संज्ञा के तथा क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व आते हैं। देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो संज्ञा के पूर्व आएंगे, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व आएंगे। अंग्रेजी में विशेषण संज्ञा के पहले आता है, क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आता है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या अंग्रेजी तथा हिंदी में वाक्य के आरंभ में आते हैं। दूसरा है अन्वय। वाक्य के विविध व्याकरणिक रूपों की पारस्परिक एकरूपता को अन्वय कहते हैं। यह एकरूपता लिंग, वचन, पुरुष तथा मूल और विकृत रूप की होती है। विभिन्न भाषाओं में विशेषण, विशेष्य, कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया आदि में एकरूपता दिखाई देती है। यहाँ 2 बातें ध्यान देने की है। पहला जो है वो है हर भाषा के अन्वय के नियम अलग अलग होते हैं। दूसरा है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातों का अन्वय होता है। जैसे संस्कृत में कर्ता क्रिया में लिंग का अन्वय नहीं है, किंतु हिंदी में है। जैसे संस्कृत में कहते हैं राम गच्छति, सीता गच्छति। उसी को हिंदी में अगर कहे तो राम जाता है, सीता जाती है। तो यहाँ जब सीता का बात हो रहा है तो हिंदी में
यहाँ लिंग परिवर्तन होने के कारण क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन संस्कृत में गच्छति के जगह गच्छति ही आ रहा है। ऐसे ही हिंदी में विशेषण में भी वचन तथा लिंग का अन्वय है, किंतु अंग्रेजी में नहीं। जैसे अच्छा लड़का को गुड बॉय कहते हैं, अच्छी लड़की को गुड गर्ल कहते हैं, अच्छे लड़के गुड बॉयज हो जाते हैं। तो यहाँ अच्छा जब आ रहा है लड़का के साथ आ रहा है तो यहाँ अंग्रेजी में गुड बॉय हो रहा है, तो गुड गुड ही रह रहा है। लड़की जब लड़की की बात हो रही है तो हिंदी में तो यहाँ विशेषण मतलब लिंग के अनुसार बदल जा रहा है, अच्छा का अच्छी हो जा रहा है। लेकिन जब इंग्लिश में देखते हैं तो वो गुड का गुड ही रह रहा है। जब इसके बहुवचन हो जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वह गुड ही रह रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हिंदी में क्रिया भी कर्ता के अनुरूप होती है। जैसे मोहन गया और सीता गई, यहाँ लिंग परिवर्तन के कारण क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, गया और गई। यही अन्वय कभी कभी कर्म के अनुसार भी होता है। जैसे राम ने आम खाया, सीता ने आम खाया, यहाँ आम खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ आम के अनुसार खाया हो रहा है। वही सीता ने 2 आम खाए, वही सीता ने रोटी खाई, जब रोटी आ रही है तो यहाँ खाई हो जा रही है, मतलब स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे लड़की ने लड़के को मारा, वही लड़के ने लड़की को मारा, तो यहाँ दोनों में मारा के जगह मारा ही प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी अन्वय का प्रयोग नहीं भी होता है। इसी प्रकार मूल विकृत रूप की भी विशेष से विशेषण में अनुरूपता होती है। जैसे यह काला कपड़ा उठाओ, उस काले कपड़े को उठाओ। यह नज़दीक के लिए प्रयोग होता है, उस दूर के लिए प्रयोग होता है। ऊपर में कपड़ा है, नीचे में कपड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ दोनों जगह उठाव का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ दोनों जगह उठाव है, लेकिन काले कपड़े को उठाओ और काला कपड़ा उठाओ, लेकिन यहाँ उठाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य की अनुरूपता होती है। इसी प्रकार हम तीसरे को देखते हैं, तो वह है लोप। वाक्य रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग हमेशा नहीं होता, कभी कभी कुछ अंशों का लोप हो जाता है। भाषा में पाए जाने वाले लोप 2 प्रकार के होते हैं, स्वतः अनुमित और प्रसंगानुमित। जैसे हिंदी में हम देखें तो हम कहते हैं जाओ, तो यहाँ इसका अर्थ होता है तुम जाओ, तो यहाँ तुम का लोप हो जा रहा है। इसी प्रकार कहते हैं रुकोगी, तो यहाँ कहते हैं तू रुकेगी, यानी कि तू यहाँ पे लोप हो जा रहा है। अंग्रेजी में अगर देखें तो कहते हैं गो अवे, मतलब जाओ, चले जाओ, तो इसके साथ भी इससे पहले तुम छिपा रहता है जो कि लोप हो जा रहा है। फिर कहते हैं यू अ फूल, तो यानी कि यहाँ पे आर जो है वो लोप हो जा रहा है, यू आर अ फूल। उसी प्रकार प्रसंगानुमित को देखें तो वह है हिंदी में हाँ या फिर नहीं, वही अंग्रेजी में इसे नो और यस कह देते हैं। तो जब हम हाँ कहते हैं तो किसी चीज़ के रिप्लाई में कहते हैं तो उस पूरे वाक्य का लोप हो जा रहा है, तो ये प्रसंगानुमित है। इसी प्रकार हम आगम को देखते हैं। बल देने के लिए कभी कभी कुछ शब्दों को अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया जाता है, जिसे आगम कहते हैं। वह वापस लौट आया, इसमें हम देखें तो इसे हम ऐसे भी कह सकते थे कि वह लौट आया। तो यहाँ वापस जो है ये आगम है, जो कि बल देने के लिए जोड़ा गया है। फिर इसी तरह दूसरे उदाहरण को देखें तो कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। इसमें आप अगर नहीं भी रहे तो कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, किसी व्यक्ति से कहेंगे तो हम उसी को कहेंगे ना कि कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। तो यहाँ जो आप जोड़ा गया है ये अतिरिक्त बल देने के लिए जोड़ा गया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है यह सज्जन व्यक्ति है। सज्जन का मतलब ही होता है अच्छे जन, जन मतलब व्यक्ति,
तो यहाँ व्यक्ति दोबारा आ जा रहा है, तो यहाँ ये बल देने के लिए ये भी व्यक्ति आगम है। उसी प्रकार मैंने विंध्याचल पर्वत देखा है, इसे हम कह सकते हैं मैंने विंध्याचल देखा है। तो विंध्याचल पर्वत ही है, तो इस तरह से यहाँ पर्वत 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी बल देने के लिए आया है, तो इसे हम आगम कह सकते हैं। इस प्रकार आगम एक प्रकार की पुनरावृत्ति है। अब हम वाक्य के निकटस्थ अवयवों को देखते हैं। वाक्य एक संघटक है और संघटक के संयोजन तत्व अव्यय कहलाते हैं। किसी वाक्य के समस्त संघटकों का पारस्परिक संबंध एक जैसा नहीं होता। ये कभी संसर्गमूलक या कभी संसर्ग रहित भी हो सकते हैं। उनमें से कतिपय एक दूसरे से सुसंबद्ध भी होते हैं। इन सुसंबद्ध संघटकों को समीपी या निकटस्थ अव्यय कहते हैं। यह निकटता स्थान की न होकर अर्थ की होती है। जैसे इज ही गोइंग, इसमें 3 अव्यय हैं। इज ही के निकट देखने में है, किंतु वह वास्तविक रूप से ही की तुलना में गोइंग की निकटस्थ अव्यय है। फिर ये दोनों मिलकर ही के निकटस्थ अव्यय हैं। निकटस्थ अव्यय के आधार पर ही किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट होता है। हिंदी का एक वाक्य देख ले, जैसे मोहन का भाई बम्बई भाग गया। तो यहाँ भाग का निकटस्थ अव्यय गया है, फिर भाग का निकटस्थ अव्यय गया है और बम्बई का निकटस्थ अव्यय होगा भाग गया। मोहन का निकटस्थ अव्यय है का, और मोहन का जब दोनों मिल जाएगा मोहन का, उसका निकटस्थ अव्यय है भाई। तो ये मिलकर मोहन का भाई और बम्बई भाग गया। जैसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। मोहन का भाई अखबार पढ़ रहा है। इसमें निकटस्थ अव्यय विश्लेषण के आधार पर इस वाक्य का विवेचन इस प्रकार कर सकते हैं। मोहन का निकटस्थ अव्यय का होगा, मोहन का को जोड़ देंगे, उसका निकटस्थ अव्यय भाई होगा, तो ये मोहन का भाई बन जाएगा। अब हम अखबार के निकटस्थ अव्यय को देखते हैं, तो वो होगा पढ़ रहा है। पढ़ का निकटस्थ अव्यय को देखेंगे तो रहा से है, और पढ़ रहा का निकटस्थ अव्यय है से है। इस प्रकार अखबार पढ़ रहा है और मोहन का भाई, ये दोनों अलग अलग पद है और ये दोनों मिलकर वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पूर्ण वाक्य बन रहा है। मोहन का भाई अखबार पढ़ रहा है। निकटस्थ अव्यय के विश्लेषण के आधार पर ही किसी वाक्य अथवा रचना का ठीक अर्थ जाना जा सकता है। जैसे सुंदर फूलों और फलों से भरा उपवन। निकटस्थ अव्यय की दृष्टि से इसके 2 विश्लेषण हो सकते हैं और दोनों के अनुसार अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। सुंदर फूलों और फलों से भरा उपवन में इसमें सुंदर शब्द फलों का निकटस्थ अव्यय है। इस प्रकार सुंदर फलों और फूलों से भरा उपवन में सुंदर शब्द फलों और फूलों का निकटस्थ अव्यय है, दोनों का निकटस्थ अव्यय है। एक और उदाहरण दिया गया है जिसे आप देखिए। रोको मत जाने दो, और इसी का दूसरे शब्द में कहे तो रोको मत जाने दो। तो यहाँ 2 अर्थ निकल रहे हैं, रोको मत जाने दो, और इसी को देखे तो रोको मत जाने दो। यहाँ पहले मत जाने दो निकटस्थ अव्यय है, तो दूसरे में रोको मत निकटस्थ अव्यय है। वाक्य की अंतर संघटना के अध्ययन के हेतु निकटस्थ अव्यय का मूलक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको वाक्य रचना के आधार और भेद और वाक्य के निकटस्थ अव्यय समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इस यूनिट से या फिर भाषा विज्ञान में किसी भी यूनिट से कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। वाक्य विज्ञान की मैंने एक वीडियो और डाल दी है जिसमें मैंने इसके सारे टॉपिक्स कराए थे। ये 2 टॉपिक जो छूट गए थे इसको मैं पार्ट 2 में कवर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।